आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर के तहत तार्किक विसंगति श्रेणी में बच्चों की असामान्य रूप से अधिक संख्या को चिन्हित करने पर चुनाव आयोग से सवाल किया है। एसआईआर प्रक्रिया के लिए एमआईएम के घर घर जाकर चलाए जा रहे कैंपेन के तहत हैदराबाद में लोगों से बात करते हुए ओवैसी ने वोटरों से अपने दस्तावेज सही ढंग से तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो उन्हें भी अपने दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा जा रहा है और दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया में उनकी मदद भी की जा रही है। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूँ दोबारा कि 25 जून से तेलंगाना में एसआईआर का आगाज होने जा रहा है और आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस मरकजी दफ्तर दारुसलाम में हजारों की तादाद में आवाम ने आकर मजलिस के उस एसआईआर के हेल्प डेस्क सेंटर से फायदा भी उठाया और हमने उनकी मदद भी की, रहबरी की। वहीं पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हल्क़े-जात में तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ असम्बली हल्क़े-जात और मुकामात पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेल्प डेस्क सेंटर से वोटर्स के लिए एसआईआर के लिए वहां पर काम किया जा रहा है और अभी भी हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद सियासी जमात है पूरे भारत में जिसने एसआईआर के सिलसिले में वोटर के नाम को शामिल कराने के लिए और उनका नाम ना छूट पाए, मजलिस ने एक ऐप बनाया है। उस ऐप में 2002 और लेटेस्ट पार्लियामेंट इलेक्शन की वोटर लिस्ट 2024 की वोटर लिस्ट भी है। उसके जरिए से वोटर्स की मैपिंग की जाती है कि 2002 में वो कहां पर थे, किस बूथ में थे। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गौड़ ने आज कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन को खारिज किए जाने की आलोचना की और आरोप लगाया कि इससे संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर किया जा रहा है। गौड़ ने कहा कि भाजपा संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रही है, वे बिना किसी वजह के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सिर्फ गलत इरादे से उन्होंने मीनाक्षी जी का नामांकन खारिज कर दिया। उन्होंने आगे दावा किया कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और न ही तेलंगाना में कोई मामला लंबित है, इसीलिए बिना किसी वजह के और अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने नामांकन खारिज कर दिया है। गौड़ ने कहा कि पार्टी ने राहत के लिए चुनाव आयोग का रुख किया है और उन्हें कानूनी उपायों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि इसलिए अब हमने चुनाव आयोग से संपर्क किया है और हमें कानूनी उपायों से काफ़ी उम्मीद है। आखिरकार हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। तेलंगाना भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे लगातार कार्यकाल पर खड़गे की टिप्पणी पर कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष पीएम मोदी से जलते हैं। राज्य भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि खड़गे शायद जलते हैं या पीएम मोदी की मौजूदा लोकप्रियता को कम करना चाहते हैं। खड़गे के बयान पर भाजपा नेता ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे भाजपा के नरेंद्र मोदी से जलते हैं। नरेंद्र मोदी लगातार चुने जाने वाले सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री है। अगर खड़गे ये छोटी सी बात नहीं समझ सकते तो मुझे समझ नहीं आता कि वे एआईसीसी अध्यक्ष कैसे हैं। शायद वे जलते हैं या मोदी की मौजूदा लोकप्रियता को कम करना चाहते हैं। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर भाजपा के दावों की आलोचना की। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर इतिहास को मरोड़ने और गलत तरीके से पेश करने तथा एक नई और बेतुकी श्रेणी बनाने का आरोप लगाया। तेलंगाना में चल रही एसआईआर वोटर मैपिंग प्रक्रिया में राज्य भर में 88 लाख से ज्यादा वोटर्स के डेटा में गड़बड़ियां पाई गई हैं। इनमें हैदराबाद और उसके आसपास के शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में गड़बड़ी की दर सबसे ज्यादा रही है। 4 जून तक राज्य में अपने 3.39 करोड़ मतदाताओं में से 2.32 करोड़ की मैपिंग पूरी कर ली गई है, जो कि 68.7% की दर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक मैपिंग किए गए मतदाताओं में से 88,042 के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने हैदराबाद में मौसम की पहली भारी बारिश से हुई भारी अव्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हालात को संभालने में राज्य सरकार की नाकामी प्रशासनिक विफलता और खराब तैयारी को दिखाती है। एक बयान में रामाराव ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री जिनके पास म्यूनिसिपल
एडमिनिस्ट्रेशन का विभाग भी है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं और खुलेआम मान रहे हैं कि शहर बारिश के लिहाज से कितना कमजोर है। उन्होंने कहा कि कई लोग लगभग 4 घंटे तक सड़कों पर फंसे रहे, जबकि कांग्रेस सरकार हालात से ठीक से निपटने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम होने के कारण लोगों, खासकर काम से घर लौट रही महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य का प्रशासन अपने नियंत्रण में होने के बावजूद रेवंत रेड्डी अपना कर्तव्य निभाने में कामयाब रहे और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। 88,13,207 मतदाताओं को सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया है। राज्य में कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 78% विसंगति दर दर्ज की गई है। इसके अलावा एलबी नगर में 74%, उप्पल में 73% और श्रीलिंगमपल्ली 72% का स्थान रहा। ज्यादा विसंगति वाले अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में कुकटपल्ली, मलकाजगिरी, राजेंद्र नगर, निजामाबाद अर्बन और पटन चेरू शामिल है। अधिकारी शहरी इलाकों में ज्यादा दरों की वजह से तेजी से होती आबादी की आवाजाही, अपार्टमेंट में रहने, एक ही नाम के कई बार दर्ज होने और पुराने पतों को मानते हैं। ये दिखाता है कि पिछली बार बड़े पैमाने पर हुए बदलाव के बाद शहर की आबादी की बनावट कितनी तेजी से बदली है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। हालांकि मीनाक्षी नटराजन की तरफ से तो पहले तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया और फिर उन्होंने कोर्ट से कहा कि परिणाम आज ही घोषित होने हैं, इसलिए कल तक के लिए इस पर रोक लगा दी जाए। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने और कांग्रेस नेता मनिकम राव ठाकरे ने कहा कि भाजपा हर जगह डरा धमकाकर गलत काम कर रही है। वे लोकतंत्र और चुनाव को कमजोर करते हैं, ये उन्हीं का नतीजा है। हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। उन्होंने बात नहीं सुनी इलेक्शन कमीशन में, क्या कहेंगे आप? बीजेपी वाले जिस तरीके से हर जगह पे दबाकर गलत बातें कर रहे हैं, उसमें से एक नतीजा है कि उनको डेमोक्रेसी इस तरीके से कोई चुनाव मान्य नहीं है। इसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि आज डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के बारे में सामने आ रहे सभी तथ्यों को देखें तो ये बेहद चौंकाने वाला है। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने घोटालों के जरिए लाखों उम्मीदवारों के भरोसे को तोड़ा है और होनहार उम्मीदवारों की जिंदगी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। ऐसी विनाशकारी भर्ती प्रक्रिया पहले कभी नहीं देखी। डीएससी लाखों युवाओं की उम्मीदों और भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी भर्ती प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करना बेहद ही निंदनीय है। अगर झूठ, धोखे, विश्वासघात, पीठ में छुरा घोंपने और घोटालों को शर्ट और पैंट पहना दी जाए तो वे एन चंद्रबाबू नायडू होंगे। एसआईआर पर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को अलग करके देखना गलत है। जो कोई यहाँ पैदा हुआ है वो नागरिक है और उसे इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी बांटने वाली राजनीति नुकसानदेह है। ये दावा करना कि सिर्फ मुसलमानों के 5 बच्चे होते हैं गलत है। आदिवासी समेत कई समुदायों में भी ऐसा होता है। परिवारों में अक्सर ज्यादा बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें जिंदा रहने की चिंता होती है और मेडिकल सुविधा व शिक्षा की कमी होती है। आज मुसलमानों में भी फैमिली प्लानिंग को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है और मतलब बड़ी फैमिलियों को बिल्कुल कानून के खिलाफ है। चार भाई 5 भाई इकट्ठा रहते हैं, उनके एक बच्चा होगा तो भी 5 बच्चे हैं। नहीं, लेकिन एक फैमिली के 5 बच्चे से ज्यादा नहीं, ये गलत है ना। ऐसा है कि और खाली मुसलमानों के बारे में करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। जो यहाँ पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक है, उसको साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से ये हमारा नहीं है ऐसा बोलना बिल्कुल गलत बात है। ये इनकी जो राजनीति है ना, द्वेषपूर्ण राजनीति है। हर वक्त दूसरे समाज के लोगों को, धर्म के लोगों को तकलीफ देना। और हिंदू कौन हिंदू? इनके दिमाग में हिंदू है, जातीय व्यवस्था हिंदू की है। मनुस्मृति आप मानते हो क्या? ये उनको पूछो। मनुस्मृति मानते होंगे तो कौन से हिंदू के बारे में आप बोलते हैं?
गृहलक्ष्मी योजना पर भाजपा नेता आर अशोक के बयान पर कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने कई बार ये कहा है कि कर्नाटका के इतिहास में आर अशोक विपक्ष के नाकाम नेताओं में से एक हैं। उन्हें गृहलक्ष्मी योजना पर सवाल उठाने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। मौत पर मिलने वाले मुआवजे के फर्जी मामलों को हटा दिया गया है और अब कर्नाटका में 1.2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा सरकार चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई, जबकि कर्नाटका में भाजपा की महिलाएं भी गृहलक्ष्मी योजना का फायदा उठा रही हैं। भाजपा की अंदरूनी बैठकों में आर अशोक ने मांग की थी कि उनकी पार्टी की महिलाएं इस योजना का फायदा लेना छोड़ दें, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें डर है कि फायदा पाने वाली महिलाएं कांग्रेस को वोट देंगी, इसलिए वे उनमें बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। कर्नाटका में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर 39,000 करोड़ रुपए के कथित वेस्ट मैनेजमेंट घोटाले का आरोप लगाया। इस पर कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि गवर्नर हाउस जाना कोई उपाय या समाधान नहीं है। आपके पास जो है उसे दिखाएं, लोगों के सामने लाएं, हमारा पर्दाफाश करें। गवर्नर के ऑफिस जाना, यहाँ वहाँ बयान देना, ये क्या सब बकवास है। अगर आपके पास दस्तावेज है तो उन्हें जारी करें। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई गलत इरादा नहीं है। हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। क्या उन्होंने एक भी कागज दिखाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक शुरू हो गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक, केंद्रीय मंत्री तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना से केंद्र और राज्य मिलकर भारत की विकास यात्रा को नई गति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के साझा लक्ष्य को हासिल करने में केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों की अहम भूमिका होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर डीएमके के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का मतलब है कि सभी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। ये भारत सरकार द्वारा बुलाई गई एक सामान्य बैठक है और वे इसमें शामिल हो रहे हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।